प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से और लाजवाब ढंग से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी एक वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और आज का ये जो सेट है ये हिंदी का सेट 3 है, जिसमें आपको आज महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे तथा 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज के इस क्लास में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन बाकी वीडियोस को भी देखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है इन सारी वीडियोस से। ठीक है, तो भाई आज का ये जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में हिंदी पेपर में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम सेट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी आपको हिंदी की 2 क्लासेस दी जा चुकी है, ये आज का ये आपका तीसरा क्लास है। इसी तरह से पैटर्न वाइज पैटर्न आपके सारे सिलेबस को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप ला सके। ठीक है भाई, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा भाई, वीडियो को आप बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन भाई लाइक नहीं करते। भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिए कि ये, ठीक है, इससे हमें भी थोड़ा हौसला बनता है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए भाई, बातें बहुत हो चुकी है। ठीक है, बातें ना करते फटाफट रोज की तरह आज हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है भाई, जो शुरू करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे होंगे। आज थोड़े से ऑप्शन अलग है। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने आपके क्वेश्चन है, ये आपको बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको कहा गया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो आप सबको जानते हैं कि जो गुरु नानक थे ये सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 2, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था। तो कवि घनानंद का वध जो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, उसको अगर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको क्या कहा गया है। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, यानी इनमें से कृष्ण भक्त कवि इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा डी, रसखान इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 को भाई आपको बताना है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसका जवाब आपको देना है भाई। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 में कहा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कवियों के अनुसार किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका बी, वीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी, वीरेन डंगवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसी ना किसी साल बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपका उसी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका हो जाएगा सी, श्यामानंद किशोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा श्यामानंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो देखो हम चाह रहे हैं कि भाई वीडियो थोड़ी सी उतनी बड़ी ना बने, क्योंकि जो अगर वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे अधिकतर उसको देखना उतना पसंद नहीं करते, तो जल्दी जल्दी वीडियोस को हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आपका पर्पस होना चाहिए चीज़ों को याद करना। ठीक है, तो चीज़ों को अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, सारे ऑप्शनों के ऊपर बात करके यहाँ पर कोई उतनी अच्छी मुझे नहीं लगता है कि एक फ़ायदेमंद वाली बात है, तो थोड़ा हम तेज़ी में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल आप जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भाई आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए, गुरु ज्ञान के बिना, कीर्तन के बिना, दान के बिना या भजन के बिना। इसका हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया घनानंद किस धारा के कवि है? तो घनानंद हो जाएगा बी रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा के कवि हो जाएंगे घनानंद। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ा रहे एक पीडीएफ से जो कि बिहार बोर्ड की किसी साल का ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके आसपास के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उतना ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है। तो प्रेमगन का जन्म बेसिकली आपको बताना है 1855 में इनका जन्म हुआ था, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई फटाफट। आज की जो वीडियो होगी भाई ये उतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आज क्लास उतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर देखो भाई जितनी वीडियोस आपको दी जा चुकी है सारे वीडियोस को भाई ईमानदारी से देख लेना, क्लियर कर लेना चीज़ें, एक अगर बेहतरीन मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो भाई सारे वीडियोस को एकदम ईमानदारी पूर्वक देखना है। अगर आपको लगता है कि सर इसमें थोड़ी मतलब आपको और मतलब जल्दी वीडियोस को खत्म करना चाहते हैं तो भाई 2x पर भी वीडियो को देख सकते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ पर आपके क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी गुरु अर्जुन देव ने किया था। 11 का हो जाएगा बी गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी है, यह पंक्ति किस कवि का कथन है? तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर आपको भाई कमेंट बॉक्स में बताना। एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट का नाम और प्लस उस कवि का नाम, दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में भाई जरूर से बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी राधा और कृष्ण को बेसिकली माली और मालिन कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका हो जाएगा ए प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया युगपद किस कवि की रचना है? अगर आपने पाठ में अगर कवि परिचय अगर आपने याद किया होगा, लेखक परिचय अगर आपने याद किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि युगपद किसकी रचना है। तो युगपद आपका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की रचना है। युगपद की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 16 और 17। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। आज का वीडियो ऑलरेडी भाई उतनी बड़ी नहीं होगी, आज एक वीडियो छोटी सी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आपको छोटा वीडियो है लेकिन भाई बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। ठीक है, याद करते हुए चलो भाई, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी जीर्ण जनपद में है। किसमें है? तो इनके एक रचना है जीर्ण जनपद, जिसमें आपको ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। पूछा जाता है जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी घनानंद का। ठीक है, इस सारे क्वेश्चनों को भाई याद करते हुए चलो। ठीक है, वीडियो को फटाफट से लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, चीज़ों को संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। आपके एक लाइक से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई काम हमें अभी और करना है। ठीक है, तो भाई चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में 30 कोटि सनातन नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए भारत माता कविता की है। किसकी है? भारत माता। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चनों को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि भाई क्वेश्चन कुछ अलग लैंग्वेज में है तो ये है वो, भाई ऐसा नहीं है। क्वेश्चनों का लैंग्वेज भले थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कुछ इसमें चीज़ें ये है कि हम अपने से इसको सेट नहीं किए, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका आंसर हो जाएगा डी जनतंत्र का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ये आपको किस कवि के द्वारा ये रचना की गई है? एक बूंद सहसा उछली, तो 20 का हो जाएगा आपका ए अगे जी के द्वारा रचना है। किसकी रचना है? अगे जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताना है किस 21 में आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? तो आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो 21 का हो जाएगा डी आज्ञा एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है वाष्प क्या है?
तो वाष्प आपका क्या है, तो 22 का हो जाएगा ए। वाष्प बेसिकली आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द आपको पता होना चाहिए। संस्कृत का वैसे शब्द जो हिंदी में हम हूबहू उसी को प्रयुक्त करते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। इसी का बिगड़ा हुआ रूप को हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह के आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए भाई, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया लड़का का बहुवचन क्या होगा। ये भाई ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कई बार कि लड़का का यहाँ पर आपको हो जाएगा लड़के। 24 के यहाँ पर आपको हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी, उसको बेसिकली हम कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कारक। चलिए भाई ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट कम समय में इन सारे वीडियोस को इन सारे क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं। जैसे में पर किस कारक की विभक्ति है, एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में भाई अवश्य से दें। क्वेश्चन नंबर 27 हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका आंसर हो जाएगा बी, आपादान। आपको हम बताए थे अलगाव के सेंस में आपादान कारक होता है। इससे विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपको से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो भाई हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, एक आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि भाई इसका आंसर आप कमेंट में बता पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो भाई ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। 29 का यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर हो जाएगा ए, संबंधवाचक। इसका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चूंकि भाई देखो संबंधवाचक मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा बेसिकली संबंधवाचक सर्वनाम का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30 जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसके क्या कहते हैं। ये तो भाई एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट में। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है कि मंगमा का विवाद किसके साथ था। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका हो जाएगा बी, नजम्मा, जो कि नजम्मा बेसिकली इनकी बहू थी, इन्हीं के साथ इनका विवाद था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर आपके 32 सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा सी, उड़िया भाषा के कथाकार है, ठीक है। देखो भाई अभी तक अगर आप याद नहीं हुआ है, आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किलें आपके सामने आएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया। तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 34 किसने महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो भाई इसका हो जाएगा ए, सीता को। एक कब घुटन महसूस होती है के बीच घुटन भरी हुई है। तो भाई आप देखते होंगे इसमें इस पार्ट में बेसिकली जो सीता होती है, सीता को उसके तीनों बेटा के द्वारा घर से बेसिकली इनको निकाल दिया जाता, निकाला नहीं जाता बल्कि जब इनको 50-50 रुपये देने की बात की जाती है तो बेचारी इसी चीज़ को सुन के इसके अंदर एक अलग सा भाव आ जाता है, बाद में अपने घर को ये छोड़ देती है, ठीक है। उसी समय की ये बात है। अच्छा बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा गया क्वेश्चन है और भाई हम ये उम्मीद करके चलते कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। जरूर से इसका आंसर दीजिएगा, इसी पार्ट से रिलेटेड है, सीता वाली पार्ट से, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 में बताना नगर शीर्षक पार्ट में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। भाई सोचो इस लेवल से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 37 पहले दिन पपाती को क्या था। देखो भाई पपाती बेसिकली मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी, लेकिन पहले दिन उसे हल्का बुखार था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ए, माजी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, 50 ही क्वेश्चन आज हम देखेंगे और बाकी सब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो उतनी लंबी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलीकर की बेसिकली रचना है खून की सगाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि
कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 40 का हो जाएगा सी, महाराज यताति केसरी ने। यताति केसरी ने बेसिकली बांध बनवाया था कटक शहर में, ठीक है, याद रखना। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय भाई जो बाद में लगता हो, उपसर्ग जो पहले लगता है। तो भाई प्रत्यय इसमें आपको गायक शब्द में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, गायक। अक शब्द आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा अक। क्वेश्चन नंबर 42, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा डी, तालु का हो जाएगा तालव्य, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भाई हम उम्मीद करके कि आपको आता होगा। नहीं आता है तो भाई चीज़ों को याद करते हुए चलो, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि भाई बिहार बोर्ड जो है भाई ये कभी भी अधिकतर ये क्वेश्चनों को रिपीट करता है, यहाँ तक कि ऑप्शन को भी वो नहीं बदलता है। तो चीज़ अगर आपको इस तरह से याद भी है तो आप बहुत अच्छा अंक आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सारी वीडियोस को भाई देखना होगा, एक वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर आराम से काम करेंगे। लेकिन भाई आप सब कमेंट करते ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कमेंट कीजिए आप, तो हमको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में समस्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया संधि में किनका योग होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ए, दो वर्णों का योग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए फटाफट तेजी में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया जिसने पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसको कौन सा समास कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा अभी, उसको हम बेसिकली कहते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया रोगग्रस्त कौन सा समास है? देखो भाई रोगग्रस्त 45 का हो जाएगा बेसिकली सी, रोग से ग्रस्त, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा डी, क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध, इसका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादा समय आज नहीं लगेगा, आधा घंटा के अंदर ही अंदर आपकी पूरी क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है, जिससे आपकी कम समय में एक अच्छी और एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही है। चूँकि भाई समय आपके पास कम है, ज़्यादा समय लेना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया देखो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर आपको हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो भाई आज का जो क्वेश्चन का लेवल है दूसरे दिन से थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि भाई इसको भी आपको करना होगा। आसान इससे पहले आपको कराया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि भाई ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आसान ही सवाल आए, ठीक है। इस तरह अगर इस लेवल का आ गया तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, तो इस लेवल को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा बी, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाल बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 49 का आपको बताना, 49 का हो जाएगा सी, मकड़ी जाला बुन रही है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसमें बिल्कुल आपका एक शुद्ध शब्द। आज का आपका ये ऑब्जेक्टिव का ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी लंबी बन जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा आज हम 50 क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन जाते जाते आपसे हम उम्मीद करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर से दीजिए, ठीक है भाई। चलो भाई, तो यहाँ से हमारा सिलसिला होता है ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न का ख़त्म। अब तक आपने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को भाई, तो लाइक कर दे, और हम बढ़ते हैं अपने आगे आगाज़ पर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, उसको देखते हैं। देखो आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपको एक आसान सा जो आपका होता है आसान क्वेश्चनों को आपको करवा दिया जा चुका है। आज के क्वेश्चन का लेवल जो होगा भाई वो थोड़ा सा अच्छा खासा होगा, इसलिए आपको देखना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कम समय में ही इस सारे क्वेश्चनों के यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखना है, ठीक है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आपको कहा गया है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखो भाई ये तो भाई बताने का जरूरत नहीं कि भाई धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। भारत भाई दुनिया का एक ऐसा देश है
जिसमें धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर 8 प्रमुख धर्म बेसिकली विद्यमान है हमारे भारत में। तो भाई धर्म का क्या महत्व है, इससे भाई भारत से ही किसी दूसरे देश को सीखना होगा। देखते हैं भाई उसका आंसर आपको क्या लिखना है। एक आसान भाषा में लिखा गया क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान सा चीज़ है, समझ लीजिएगा तो और अच्छा है। जैसे देखो, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के अनुसार भारत धर्मों का वास्तविक उद्गम स्थल है। वही चीज़ आपको हम बता रहे थे कि भाई भारत से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है पूरे विश्व में, ठीक है। तो भाई भारत धर्म का ही देश है। देखो, यह वैदिक धर्म की उत्पत्ति हुई, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है और जैन धर्म का आधार स्तंभ। इसके साथ ही भारत में इस्लाम, ईसाई, पारसी धर्म को भी फलने फूलने का अवसर मिला है, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म के उद्भव और विकास का अध्ययन करना चाहता है तो भारत के लिए मतलब कि भारत उसके लिए क्या सबसे बड़ा एक प्रयोगशाला है। देखो, धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व सबसे अधिक है। रीजन, दुनिया के अधिकतर जो धर्म है वो भारत में ही फलते फूलते हैं, ठीक है। और अधिकतर धर्मों की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत से ही हुई है। इसीलिए क्या भाई भारत का महत्व बहुत हाई हो जाता है धर्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो। एक आसान सा क्वेश्चन था, आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को अगर आपको समझ के अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी पे नोट करके याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा गया आपकी स्क्रीन पर है। देखो भाई, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। सबसे पहला बात देखो, हम जो हिंदी लिखते हैं ये भी हमारा देवनागरी लिपि का ही हिस्सा है। देखो हुआ क्या था कि लगभग 200 सदी पहले जब पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने, इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देखो हुआ क्या था, बेसिकली भाई जब से पुस्तकें छपने लगी इस भाषा में, देवनागरी लिपि भाषा में, तभी से बेसिकली देवनागरी लिपि के जो अक्षर है उसमें स्थिरता आ गई, ठीक है। सिंपल सा बात था। देखो, पहले हाथों से लिखने के कारण अक्षरों के आकार में थोड़ा बदलाव आ जाता था, लेकिन मुद्रण यानी प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद इसके स्वरूप में एक निश्चित ढांचा मिल गया। आज हम जिस रूप में देवनागरी को देखते हैं वह छपाई की तकनीक का ही कारण स्थिर हो पाई है। देखो भाई, नॉर्मल सा बात है, पहले के ज़माने में लोग हाथ से लिखा करते थे चीज़ों को, पांडुलिपियाँ होती थी तो उसमें अक्षर उतनी सुस्पष्ट नहीं हो पाती थी, गलती अधिक होती थी, ठीक है, जिससे इस लिपि के ऊपर भी एक खतरा था। लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना आ गया और देवनागरी लिपि छपने लगी, तब से इस भाषा में स्थिरता आ गई, लोगों ने इस भाषा की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है। और तब से लेकर बेसिकली आप कह सकते हैं जब से प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ तब से लेकर अब तक हिंदी यानी एक देवनागरी लिपि जो भाषा है, देवनागरी में जितनी भी भाषाएं लिखी जाती हैं सारी भाषाओं में बेसिकली स्थिरता आ गई है, बेसिकली आधुनिक युग में इस प्रिंटिंग के कारण, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मछली कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। या झोले में मछलियां लेकर बच्चे क्यों दौड़ रहे थे। देखो, हालांकि सारांश पूछे तो भाई आपको इतना लिखिएगा तो काम तो नहीं चलेगा, ज़्यादा लिखना होगा। देखो, झोले में मछलियां लेकर बच्चे क्यों दौड़ रहे थे, इसको सुनना। देखो भाई, झोले में 3 मछलियां थी जिसमें एक मर चुकी थी। बच्चे उन्हें लेकर इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि मछलियां जल्दी घर पहुंच जाए और उन्हें बाल्टी में पानी में जीवित रख सके। बच्चों की इच्छा थी कि वे मछली को कुएं में डालकर पालेंगे और जब मरेगा यानी जब मन करेगा उसे बाल्टी से निकाल कर उसके साथ खेलेंगे। उसके मन में मछलियों के प्रति सहानुभूति और कोमलता का भाव था। देखो, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि देखो भाई, बच्चों को जल्द से जल्द ताकि वे हम घर का पहुँचे और घर पहुँचते मात्र इन मछलियों को बाल्टी में उड़ेल देंगे और दिन भर उन मछलियों के साथ हम खेलेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के जो मन में था मछलियों के प्रति क्या था, एक नाजुक एक कोमल भाव था कि वे मछलियों के साथ खेलेंगे, ठीक है, बाल्टी में रखेंगे इसको जल्दी जल्दी। बच्चे दौड़ इसलिए रहते ताकि भाई उनको पता था कि भाई देरी होगा तो भाई मछलियाँ बिना पानी के मर जाएंगी, इसलिए बच्चे दौड़ रहे थे। आसान सा क्वेश्चन था, आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप याद भी कर सकते हैं चीज़ों को, साथ ही साथ याद करते हुए चलिए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत आसान रखा गया है आपके लिए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी कविता के आधार पर भारतीयता का लोप क्यों हो रहा है। देखो भाई, भारतीयता का लोप क्यों हो रहा है। देखो भाई, हम रहते तो है भारत में, लेकिन हमारे अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि धीरे धीरे जितने भी हम भारत के लोग हैं, हमारे खान पान, चाल डाल, बोली, विचार, पहनावा, इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भारत में ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो कि भाई हिंदी बोलने में जिनको शर्म आता है, ठीक है, अंग्रेजी में बात करना उनको ज़्यादा पसंद है।
तो भाई स्थिति ये है कि भाई हम अपने ही देश में अपने ही चीज़ों को अपनाने से जब पीछे हटेंगे तो जाहिर सा बात है कि भाई भारतीयता का लोप होना तो निश्चित बात है। यही आपको बताना है। जैसे देखो, प्रेमघन के अनुसार गुलामी के कारण भारतीयों की मानसिकता पूरी तरह से विदेशी हो गई है। लोग विदेशी खाना पाना, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज को अपनाने से गर्व महसूस कर रहे हैं। भारतीयों को अब अपनी संस्कृति और भाषा से लज्जा आती है। कवि का मानना है कि जब किसी देश के नागरिक अपनी पहचान खोकर दूसरों का अंधानुकरण करने लगते हैं तो वहाँ से भारतीयता का लोप होने लगता है। देखो सिंपल सा बात है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो भारतीयता का लोप आज इसलिए हो रहा है, नॉर्मल सा बात है, हम भारत के लोग भारत में ही रहते हैं, लेकिन अपनी ही संस्कृति से क्या हो रहा है, आज हम पीछे हट रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो भाई जाहिर सा बात है कि भी भारतीयता का लोप होना एक लाजमी है। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप आराम से रट भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासी क्यों बनी हुई है। देखो भाई दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई खास चीज़ नहीं है। तो ऊपर जो हमने बताया था आपको सेम वही बात इस क्वेश्चन में भी आपको अपने से पढ़ लेना, कोई चीज़ नहीं है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासी इसलिए बनी हुई है क्योंकि भाई बात वही चीज़ें है। भारत माता यानी भारत में भारत की जो अपनी संस्कृति है वो धीरे धीरे लोप हो रहा है और विदेशी संस्कृति यहाँ पर उभर रही है, जिस कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया डुमराव का महत्व किस कारण से। देखो भाई डुमराव का महत्व किस वजह से। देखो डुमराव का महत्व मुख्य रूप से 2 कारणों से है। पहला यह कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक आपको याद होगा, इनका जन्म बेसिकली डुमराव में हुआ था, ठीक है। दूसरा, शहनाई बजाने के लिए जिस नरकट रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी नरकट के बिना शहनाई का मधुर स्वर निकल पाना संभव नहीं है, इसीलिए संगीत का जगत में डुमराव का विशेष स्थान है। देखो भाई बेसिकली डुमराव का महत्व बेसिकली बिस्मिल्लाह खां की वजह से, आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है, इन्हीं के वजह से बेसिकली डुमराव का महत्व सबसे अधिक है। और इनसे जुड़ी हुई जो शहनाई है, तो शहनाई और बेसिकली इनसे जुड़ी हुई शहनाई और बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों की वजह से बेसिकली डुमराव का क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इन सारे क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। अगर एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो, और नहीं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा बेसिकली कौन था, तो आप खोखा के बारे में आपको पता होगा कि भाई ये खोखा आखिर था कौन, ठीक है। अमीर बाप का बेटा। चलो भाई इसके बारे में पता। देखो सेन साहब के घर में 5 बेटियां थी जिनके लिए बड़े नियम थे, लेकिन खोखा का जन्म तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद ना थी। वह घर के बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था, उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। वह हर बात में अपनी मनमानी करता था, वह घर की चीज़ों को तोड़ता फोड़ता अपना अधिकार समझता था। सेन साहब उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी हर हरकत को, अब देखो सिंपल सा बात है, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा बात, लेकिन फिर भी देखो खोखा किन नियमों के मामलों में अपवाद था। तो देखो भाई सेन साहब के घर में जो उनकी 5 बेटियां थी उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कानून था और वो बेसिकली 5 बेटियां उसका पालन भी करती थी। लेकिन चूंकि खोखा एक लौता आपका ये बेटा था खोखा, ठीक है, इसके लिए कोई कानून नहीं था, एक लौता बेटा था ये। तो भाई सेन साहब इसको पूरी छूट देते थे, इसको जो मन करता था वो करता था, तोड़ फोड़ शोरगुल मचाना, मतलब हद से ज़्यादा ये नटखट था, ठीक है। इसके लिए कोई कानून नहीं था, इसीलिए कहा गया है कि भाई ये हर मामले में जो इनकी बेटी के लिए जो कानून बनाई गई थी, सारे हर मामले में बेसिकली आपका जो खोखा था वो अपवाद था, यानी किसी भी कानून को ये नहीं मानता था, इसीलिए बात इसमें कही गई है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। देखो सीता के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी लेने के बजाय 50-50 रुपये महीने का देने का फैसला किया। घर में बहुओं के बीच हमेशा झगड़े होते थे और बेटों का व्यवहार भी रूखा था। उसे महसूस होता था कि उसे केवल एक बोझ समझा जा रहा है, अपने ही बीच रहकर भी उसे प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। देखो बहुत ही सिंपल आसान भाषा में लिखा गया। देखो जो आपका अध्याय है धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ में सीता इसीलिए एक माँ है और इसकी 3 बेटे हैं। तीनों बेटों को अपने माँ एक बोझ लगती है,
और ये जो तीनों बेटे हैं, तीनों बेटों ने इनकार कर दिया। सबने कहा कि भाई हम माँ को नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं, माँ को 50-50 रुपया दे देते हैं, माँ अपना खुद इससे सामान खरीद के खा लेगी बनाकर, ठीक है, हमें माँ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ठीक है। ये बात सुन के बेसिकली जो सीता को क्या होती है भाई, अपने आप में घुटन महसूस करती है कि भाई जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, आज उन्हीं बेटों ने ऐसी बात कहा दी, ठीक है। तो भाई इसी बात को सुन के बेसिकली इसको घुटन महसूस होती है। आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है, कहा गया हिरोशिमा कविता से क्या सीख मिलती है। तो भाई हिरोशिमा कविता से देखते हैं, देखो अगे द्वारा रचित हिरोशिमा कविता आधुनिक विज्ञान के दुरुपयोग और परमाणु हथियार की विभीषिका की चेतावनी देती है। यह बताती है कि विज्ञान का उपयोग मानवता के विनाश के लिए किया गया है, जो स्वयं मनुष्य को ही भाप बनाकर उड़ा देगा। यह कविता शांति और अस्तित्व का संदेश देती है और युद्ध की निर्भीकता को रेखांकित करती है। देखो भाई हिरोशिमा कविता हमें आज यह बताती है कि आज इंसान के अंदर लोभ, मोह, माया, ये इतनी चीज़ें बढ़ गई है कि इंसान आज धन दौलत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा वो अहमियत नहीं दे रहा है। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। बस अपने स्वार्थ के लिए आज इंसान क्या कर रहा है, परमाणु बम जैसे तरह तरह की चीज़ों का आज वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यही हमें सीख मिलती है। इस पाठ से आपको ये चीज़ें लिख देनी है। ये भी एक आसान सा भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। एक फिर से क्वेश्चन आज आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लक्ष्मी कौन थी और वह उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसको सुनना है ध्यान से। देखो हालांकि डेट एक ही है लेकिन बहुत बार ऐसे पूछा गया। देखो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। वह एक साहसी और संघर्षशील ग्रामीण महिला थी। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च नहीं चलता था। लक्ष्मी तहसीलदार के छिटपुट काम करके अपने गुजारा करती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह 3 बच्चों के साथ बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में लड़ते हुए अपना जीवन बिता रही थी। देखो भाई बेसिकली था क्या, लक्ष्मी ग्रामीण एक महिला थी, उड़ीसा की रहने वाली एक ग्रामीण औरत थी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब थी, ठीक है। इनके जो पति थे लक्ष्मण, कोलकाता में नौकरी करता था और वहाँ से जो पैसे भेजता था, उन पैसों से लक्ष्मी के घर की स्थिति उससे संभलती नहीं थी, जिस कारण मजबूरी में लक्ष्मी को घर की स्थिति को ठीक करने के लिए तहसीलदार के वहाँ नौकरी करना पड़ता था, यानी बर्तन मांजने होते थे, ठीक है। जिस वजह से उनको जो थोड़े पैसे मिलते थे उससे थोड़ा बहुत घर का गुजारा होता था। इसके पास 1 बीघा ज़मीन भी था, लेकिन वह ज़मीन किसी काम का नहीं था, क्योंकि भाई देखो हर साल ये लक्ष्मी बेचारी कर्जा लेके खेती करती थी, लेकिन हर साल बाढ़ और सूखा के कारण सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी और सारे किए कराए पर पानी फिर जाता था। बात बुझा रहा है, यानी एक तरफ से प्रकृति इसके साथ खिलवाड़ कर रही थी, एक तो गरीबी, ऊपर से प्रकृति का इनके साथ खिलवाड़ किया जाना, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इनकी स्थिति खराब थी। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो भाई इनफ है, इतना लक्ष्मी के बारे में अगर आप लिखते हैं तो भाई इनफ है, ठीक है। भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना भी टारगेट रहता है, ठीक है। तो भाई ताकि समय आपका कम लगे, ठीक है, क्योंकि भाई लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बच्चे खुद देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो भाई आप कमेंट कीजिए आपको किस विषय पर आगे सब्जेक्ट का, कमेंट कीजिए जरूर से जरूर, ठीक है। उस पर काम जरूर से किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, विशेष कुछ खास नहीं कहेंगे भाई, बस वही कहेंगे भाई अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।